तारीख 12 मई 2026 की शाम अचानक देश के लाखों घरों में बेचैनी छोड़ गई। टीवी चैनल्स पर लाल पट्टी दौड़ रही थी। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द। मोबाइल स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग से लौट रहे थे, कुछ रिजल्ट और काउंसलिंग की तैयारी में थे और कुछ ऐसे थे जिन्होंने महीनों की मेहनत के बाद पहली बार राहत की सांस ली थी। लेकिन शाम होते होते सब बदल गया। देश को लगा जैसे वो फिर 2024 की कहानी में लौट आया हो। पेपर लीक, जांच, सीबीआई और सवालों के घेरे में एनटीए। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। फ्लैशबैक में आज उस परीक्षा की जिसने इस समय सिर्फ देश की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को भी सवालों में खड़ा कर दिया है। एक ऐसी परीक्षा जिसे कभी मेडिकल एडमिशन सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज वही परीक्षा पेपर लीक, जांच, सॉल्वर गैंग और सिस्टम पर उठते सवालों की वजह से सुर्खियों में है। आज बात नीट की। दिल्ली से पटना तक और कोटा से प्रयागराज तक हर जगह एक ही सवाल था, क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा सुरक्षित नहीं है? रात बढ़ती गई और गुस्सा भी। सोशल मीडिया पर छात्रों ने लिखा, हम पढ़ाई करें या सिस्टम से लड़ें। कई अभिभावक टीवी के सामने बैठे सिर्फ यही सोच रहे थे कि आखिर बार बार यही गलती कैसे हो रही है। दरअसल नीट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये करोड़ों परिवारों के सामने सपनों का इम्तिहान है। हर साल लगभग 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। कोई गांव से पढ़कर डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो कोई मध्यम वर्गीय परिवार की उम्मीद लेकर तैयारी करता है। यही वजह है कि जब 2024 में पहली बार बड़े स्तर पर पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए थे तो सोशल मीडिया पर छात्रों ने शक जताना शुरू कर दिया। फिर बिहार से खबर आई कि परीक्षा से पहले कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कई राज्यों में सॉल्वर गैंग सक्रिय थे। कुछ छात्रों को होटल्स और लाउंज में बिठाकर प्रश्न पत्र याद कराए गए। आरोप लगा कि लाखों रुपए लेकर प्रश्न पत्र बेचा गया है। देश भर में प्रदर्शन हुए। पहली बार आम लोगों को एहसास हुआ कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और इसकी जांच के लिए जिम्मेदारी दी गई सीबीआई को। 23 जून 2024 को सीबीआई ने साइंटिफिक तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट्स निकालना शुरू कर दिए तो पेपर लीक का मेन सोर्स झारखंड का हजारीबाग सामने आया। यहाँ के ओएसिस स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। मास्टरमाइंड ने कुरियर कंपनी से स्कूल तक पेपर ले जाने के दौरान ही सुरक्षा में सेंध लगाई थी। कुरियर के बक्सों को बड़ी ही सफाई से काटा गया, पेपर निकाला गया, उसकी फोटो खींची गई और फिर उसे वापस सील कर दिया गया ताकि किसी को भी शक ना हो। सीबीआई की चार्जशीट के दौरान ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर काम कर रहा था। खुलासे ऐसे हुए कि पूरा देश हिल गया। सरकार पर दबाव बना और इसके बाद पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू किया गया। इस कानून में पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और परीक्षा में तकनीकी छेड़छाड़ को गंभीर अपराध बनाया गया। दोषियों को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने के साथ प्रावधान किया गया। सरकार का दावा था कि इससे परीक्षा माफिया पर लगाम लगेगी, लेकिन अब 2 साल बाद 2026 में फिर वही संकट सामने खड़ा है। 12 मई को पेपर लीक की बात सामने आई और 3 दिन बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कहा वो आप खुद सुन लीजिए। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर,
अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। शिक्षा मंत्री का बयान आते ही एक बहस का नया दौर शुरू हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा कराने से पेपर लीक रुक जाएगा, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां लाखों छात्र छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से परीक्षा देने आते हैं, वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी चुनौती है। दरअसल अभी तक नीट पेन पेपर के मोड में होता रहा है, यानी प्रश्न पत्र पहले से छपकर सील बंद पैकेट में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए जाते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि सबसे ज्यादा रिस्क इसी ट्रांसपोर्ट और प्रिंटिंग चेन में होता है। इसीलिए अब सरकार डिजिटल डिलीवरी सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमें प्रश्न पत्र एनक्रिप्टेड फॉर्म में सीधे सेंटर तक पहुंचेगा और परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले सिस्टम पर खुलेगा। ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। अब चूंकि सवाल क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्ट पर उठ रहे हैं, तो आखिर नीट का प्रश्न पत्र बनता कैसे है? जिस परीक्षा को देश की सबसे सुरक्षित परीक्षाओं में गिना जाता है, उसका पूरा सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? और सबसे बड़ा ये सवाल कि एग्जाम सेंटर तक क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचता है। दरअसल नीट का पूरा प्रोसेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के कंट्रोल में होता है। यही एजेंसी पेपर तैयार करवाने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालती है। कागजों पर देखें तो ये सिस्टम किसी हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन से कम नहीं दिखता। सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न तैयार किया जाता है, फिर देश भर के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर का सिलेक्शन किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स का पैनल तैयार किया जाता है। इसमें देश भर के प्रोफेसर, सीनियर टीचर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। उनकी पहचान बेहद गोपनीय रखी जाती है, यहाँ तक कि कई बार एक एक्सपर्ट को भी नहीं पता होता कि दूसरे पैनल में कौन शामिल है। इसके बाद शुरू होता है प्रश्न पत्र तैयार करने का काम। एक्सपर्ट्स हजारों सवाल बनाते हैं। सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक में जमा किए जाते हैं और एक मॉडरेशन कमेटी बैठती है जो ये जांचती है कि सवाल का स्तर क्या है, कहीं गलती तो नहीं है या फिर कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, और पेपर का टफ लेवल है या नहीं। आसान, मध्यम और कठिन सवालों का एक बैलेंस बनाया जाता है। चीटिंग रोकने के लिए अलग अलग सेट बनाए जाते हैं। सिस्टम के जरिए रैंडम तरीके से प्रश्न चुने जाते हैं और इसके बाद फाइनल क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। यानी जो अंतिम प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंचता है, उससे पहले वो कई लेयर की जांच से गुजरता है। हजारों सवालों का एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार होता है और उसी बैंक से फाइनल पेपर चुना जाता है। लेकिन असली चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती शुरू होती है पेपर को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की। एनटीए के मुताबिक अंतिम प्रश्न पत्र को एनक्रिप्टेड फॉर्म में हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तक भेजा जाता है। वहां सीसीटीवी निगरानी, लिमिटेड एंट्री और मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बीच प्रिंटिंग होती है। प्रिंट होने के बाद क्वेश्चन पेपर सील बंद पैकेट में रखे जाते हैं। हर पैकेट पर सेंटर कोड और समय लिखा जाता है। इसके बाद ये पैकेट मजबूत ट्रंक्स में रखकर अलग अलग राज्यों के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाए जाते हैं। कई जगह बैंक जैसी सुरक्षा व्यवस्था होती है। दावा किया जाता है कि ये ट्रंक्स एग्जाम शुरू होने से पहले ही खोले जा सकते हैं।
परीक्षा वाले दिन सुबह तय समय पर सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में पैकेट खोले जाते हैं और फिर छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचता है। लेकिन 2024 की जांच में एजेंसियों को शक हुआ कि सबसे ज्यादा खतरा इसी ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग चेन में है, यानी पेपर तैयार होने के बाद से लेकर सेंटर तक पहुंचने के बीच कहीं ना कहीं मक्कड़ जाल सुरक्षा पर भारी पड़ गया। वहीं एनटीए के मुताबिक 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2024 में 24,06,079 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 23,33,297 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 2023 की बात करें तो 20,87,462 छात्रों ने आवेदन किया और 20,38,596 ने परीक्षा दी। 22 में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या 18,72,343 रही, जबकि 17,64,571 छात्र परीक्षा में बैठे। 2021 में ये आंकड़ा और बढ़ गया। 16,14,777 छात्रों ने आवेदन किया और 15,44,273 ने एग्जाम दिया। वहीं 2020 की बात करें तो 15,97,435 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 13,66,945 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस पूरे मामले में एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर हमारे देश में नीट जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम कराने की जरूरत क्या है, और क्यों ना 12वीं के अंकों और मेरिट लिस्ट के आधार पर सीधे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाए। दरअसल नीट को शुरू करने के पीछे का मकसद था कि मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता लाई जा सके। नीट से पहले भारत में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का सिस्टम बिखरा हुआ था। हर स्टेट की अपनी अलग परीक्षा, प्राइवेट कॉलेजेस का अलग एंट्रेंस और एम्स, जिपमर जैसी संस्थाओं की अपनी अलग प्रवेश प्रक्रिया थी। छात्रों को कई फॉर्म भरने पड़ते थे, कई शहरों में परीक्षा देनी पड़ती थी और निजी कॉलेजों में भारी फीस और मनमानी के आरोप लगते रहते थे। इसी समस्या को खत्म करने के लिए वन नेशन वन मेडिकल एंट्रेंस का विचार आया। पहली बार 2013 में नीट लागू करने की कोशिश हुई, लेकिन कानूनी विवादों के कारण इसे रोक दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2016 से पूरे देश में नीट लागू कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि इससे मेडिकल एडमिशन में पारदर्शिता आएगी और छात्रों को राहत मिलेगी। लेकिन विडंबना देखिए, आज वही परीक्षा खुद पारदर्शिता के सवालों में घिरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर प्रेशर और कंपटीशन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत की तरह दुनिया के कई देशों में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर की कठिन परीक्षाएं होती हैं। लेकिन हर देश का मॉडल अलग है और उसी से ये भी समझ आता है कि भारत की नीट क्यों इतनी बड़ी और संवेदनशील परीक्षा मानी जाती है। अमेरिका में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एमकेट यानी कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है। ये परीक्षा सिर्फ रटने की क्षमता नहीं, बल्कि छात्र के विश्लेषण क्षमता और वैज्ञानिक समझ जैसी लॉजिकल रीजनिंग को भी परखती है। अमेरिका में स्टूडेंट सीधे 12वीं के बाद एमबीबीएस में दाखिला नहीं लेते। पहले उन्हें ग्रेजुएशन करानी होती है, फिर एमकेट देना पड़ता है। इसलिए वहाँ मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया लंबी और मल्टी लेवल मानी जाती है। ब्रिटेन में यूकेट और बीमेट जैसी परीक्षाएं होती हैं। यहाँ भी सिर्फ नंबर्स के आधार पर चयन नहीं होता। इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड असेसमेंट का बड़ा रोल होता है। यानी यहाँ मेडिकल शिक्षा को सिर्फ एक परीक्षा से नहीं बल्कि कई स्तरों पर परखा जाता है। पाकिस्तान में एमडी कैट का एग्जाम होता है, जो काफ़ी हद तक भारत की नीट जैसी माना जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यूकेट एएनजेड के जरिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती है। चीन में मेडिकल एडमिशन का रास्ता वहाँ की बेहद कठिन राष्ट्रीय परीक्षा गोआकाओ से होकर गुजरता है। लेकिन इन सब के बीच भारत की नीट दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है। वजह इसका सिलेबस या कठिनाई नहीं, बल्कि इसमें बैठने वाले छात्रों की संख्या है। हर साल 22 से 24 लाख के बीच छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं।
यानी कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा उम्मीदवार सिर्फ एक परीक्षा में बैठते हैं। यही कारण है कि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबाव का भी प्रतीक बन चुका है। भारत में डॉक्टर बनना आज भी सबसे प्रतिष्ठित करियर विकल्पों में गिना जाता है। गांव और छोटे शहरों में तो मेडिकल सीट को परिवार की पूरी पीढ़ी का सपना माना जाता है। यही वजह है कि छात्र 2-3 साल तक ड्रॉप लेकर तैयारी करते हैं। कोटा जैसे शहर पूरी तरह इसी परीक्षा के इर्द गिर्द खड़े हो गए। वैसे भारत में परीक्षा घोटालों का इतिहास नया नहीं है। हर कुछ सालों में कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती रहती है जिसने भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा, सबसे भयावह मामला 2013 में सामने आया। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला। व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ये वही संस्था थी जो मेडिकल एडमिशन और सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं कराती थी। जांच में सामने आया कि यहाँ सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बल्कि पूरा एग्जाम माफिया सिस्टम पर काम कर रहा था। फर्जी उम्मीदवार असली छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे। रोल नंबर सेट किए जा रहे थे। सिटिंग प्लान तक में हेरफेर हो रहा था। दलाल, अधिकारी, डॉक्टर और राजनीतिक कनेक्शन तक जांच के दायरे में आए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस घोटाले से जुड़े कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई, जिसके बाद मामला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। व्यापम ने पहली बार लोगों को यह एहसास कराया कि अगर सिस्टम के भीतर गठजोड़ बन जाए तो पूरी परीक्षा व्यवस्था कैसे खोखली हो सकती है। इसके बाद 2016 में बिहार टॉपर घोटाले ने देश को हैरान कर दिया। बिहार बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स जब टीवी कैमरों के सामने आए तो वो सामान्य सवालों के जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। एक छात्रा ने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बता दिया। जांच हुई तो पता चला कि नंबरों की खरीद फरोख्त हुई थी और पूरे नेटवर्क में स्कूल प्रबंधन से लेकर शिक्षा माफिया तक शामिल थे। इस घटना ने ये सवाल खड़ा किया कि अगर टॉपर्स ही सब्जेक्ट नहीं जानते तो मेरिट का मतलब क्या ही रह जाता है। साल 2018 में एसएससी सीजीएल एग्जाम घोटाला सामने आया। छात्रों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी हुई और पेपर लीक हुआ। हजारों छात्र दिल्ली में एसएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। मामला इतना बड़ा कि सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। इसके बाद 2021 में राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट का पेपर लीक हुआ। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गए। लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच में सामने आया कि कुछ लोग करोड़ों रुपए लेकर प्रश्न पत्र बेच रहे थे। 2022 में रेलवे भर्ती परीक्षा यानी आरआरबी एनटीपीसी विवाद भी सुर्खियों में रहा। छात्रों ने रिजल्ट प्रक्रिया और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए और कई राज्यों में प्रदर्शन किए गए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की कई भर्ती परीक्षाएं जैसे पुलिस भर्ती और लेखपाल परीक्षा भी पेपर लीक के आरोपों के कारण चर्चा में रही। यानी पैटर्न लगभग हर जगह एक जैसा दिखा। पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी उम्मीदवार, अंदरूनी मिलीभगत और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर। लेकिन नीट का मामला इन सबसे अलग है और कहीं ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नौकरी पाने की दौड़ नहीं है। यहाँ सवाल उन छात्रों का है जो आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, यानी वही लोग जिनके हाथों में भविष्य में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो इसका असर सिर्फ एक बैच या फिर एक रिजल्ट तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है। यही वजह है कि नीट पेपर लीक ने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि देश के मेडिकल एजुकेशन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है और आज भी भारत इतना गोल्ड विदेशों से क्यों खरीदता है, तो इसके लिए आप हमारा पिछला एपिसोड देख सकते हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जागरण.com की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही जागरण.com की वेबसाइट पर भी खबरें पढ़ सकते हैं। कैमरे के पीछे से दुष्यंत राणा और मैं आपके साथ गुरप्रीत चीमा, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।